हेलो नमस्कार वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर दिनांक 4 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स लेकर के। चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहूँगा। मैंने जो है जैसे आपको कहीं मैं अदर वीडियोस भी डालता रहता हूँ, जैसे कि अभी मैंने इनोवेशन इंडेक्स पर जो है वीडियो डाला। ऐसे वीडियोस को आप जो है स्किप मत कीजिए। ये वीडियोस अलग से इसलिए डाले गए हैं क्योंकि ये करंट का ही पार्ट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन पर प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं। इसलिए उनको अलग से डिटेल में बताने के लिए मैं वो वीडियोस डालता हूँ। तो अगर जो भी करंट पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनके लिए ऐसे सभी वीडियोस जो किसी पॉलिसी से रिलेटेड हो, किसी रिपोर्ट और रैंकिंग से रिलेटेड हो, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। तो प्लीज उनको मिस मत कीजिए। अगर आप उनको मिस कर रहे हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वो जिसको बोलते हैं ना मोस्ट इंपोर्टेंट वैसे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो अगर मैंने आपको इनोवेशन इंडेक्स डाला है तो उसको आप देखिए, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने उसको अलग से डाला है ताकि उसको ढंग से आप समझा सकूं, क्योंकि इस कक्षा में समझाना मुश्किल हो जाता है फिर। चलिए तो शुरुआत करते हैं गीता के ज्ञान के साथ में, जैसा कि हमेशा हम करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ बातें बताई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे जो हमारे ईश्वर हैं उनके द्वारा बनाई गई प्रकृति में जो भी कर्म हमारे हैं उनका फल ईश्वर को न जाकर के हम ही को मिलता है। ठीक है, वो हम ही पर प्रभाव छोड़ते हैं। तो हमारा श्लोक है, ना दत्ते कश्यचित पापम न चैव सुकृतम विभु। यहाँ पर विभु शब्द जो है ना वो ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। पिछले वीडियो में हमने जो है प्रभु शब्द देखा था, यहाँ पर इसके स्थान पर विभु शब्द जो है उपयोग में लिया गया है। तो इसमें कहा जा रहा है कि विभु अर्थात जो ईश्वर है, जो कि समस्त संसार के सृष्टि करता है, सृजन करता है, जिनकी प्रेरणा से संसार का सृजन होता है, वे ना तो किसी व्यक्ति के पाप कर्म को, ठीक है, और ना ही सुकर्म को ग्रहण करते हैं। ना तो वो कर्म को ग्रहण करते हैं, ना ही वो कर्म फल को ग्रहण करते हैं। ठीक है, और मनुष्य ही है जो जबरदस्ती उससे अपना संबंध जोड़ लेता है। एक जो सूर्य होता है ना, सूर्य, देखो ये श्लोक जो है ना बेसिकली आपके एथिक्स से कैसे रिलेटेड है वो बता देता हूं। ये आपको जो आपके कर्मों की स्वतंत्रता है ना उसके बारे में बताता है। व्यक्ति जो है वो कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, इस चीज को ये दर्शा रहा है। तो एक शब्द भी है, मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है जस्ट, उसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं। ठीक है, तो चलो मैं जब आपको एथिक्स पढ़ाऊंगा तब उसके बारे में बात करूंगा। तो यहां पर यही कहा गया है कि ईश्वर जो भी व्यक्ति जो भी कर्म करता है उस कर्म को करने के लिए वो स्वतंत्र है। उसके लिए हर एक कर्म पर कुछ न कुछ उसको फल मिलता है। अब उस फल से वो अपना संबंध जोड़े या न जोड़े ये उस पर निर्भर है। ठीक है, तो जैसे सूर्य होता है, सूर्य क्या करता है, पृथ्वी पर प्रकाश देता है और उस प्रकाश को ग्रहण करके समस्त जो जीव हैं वो कुछ न कुछ कर्म करते हैं। ठीक है, अब क्या कभी सूर्य वहां पर बैठा बैठा बोलता है कि यार ये प्रकाश तो मैं दे रहा हूं, तो मेरे देने की वजह से जो है आप जो है उस कर्म को कर पा रहे हो, वो कभी नहीं बोलता है। ठीक है, तो मनुष्य क्या है, मनुष्य कर्म करता है तो वो सोचता है कि मैं ही कर रहा हूं सारे कर्म, जबकि वो सब चीजों को भूल जाता है बाकी को, कि यार कर्म जो वो कर पा रहा है वो प्रकृति में जो एक एक शक्ति है उसकी वजह से कर रहा है। अगर वो शक्ति नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, दो भाई हैं एक ही परिवार में, एक निर्बल पैदा होता है, एक सबल पैदा होता है। सबल पैदा होने वाले को लगता है कि मैं सारे काम कर रहा हूं, निर्बल पैदा होने वाले को लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। ऐसा नहीं है, ये प्रकृति ने निर्धारित किया है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। अब इसका मतलब ये मत समझना कि मैं नियतिवाद की बात कर रहा हूं। शब्द मुझे याद आ गया, उसको बोलते हैं संकल्प की स्वतंत्रता। ठीक है, संकल्प की स्वतंत्रता, पूरा नीति शास्त्र इस संकल्प की स्वतंत्रता पर टिका हुआ है। मनुष्य को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, नीति शास्त्र उन्हीं लोगों पर काम आता है जो संकल्प की स्वतंत्रता रखते हैं। ऐसे लोग जो वृद्ध हैं, ऐसे लोग जो असह्य हैं या फिर जो किसी कार्य को कर नहीं सकते, ऐसे लोग जो जो जीव हैं जो सोच नहीं सकते, जिनमें बुद्धि नहीं है। ठीक है, मनुष्य ऐसा है जिसमें संकल्प की स्वतंत्रता है। तो हमारे कर्मों को हम चुनते हैं खुद कि हमें क्या कर्म करना है क्या नहीं करना। तो उसके पाप कर्म भी हमको ही मिलते हैं, लेकिन उनसे संबंध बनाए या ना बनाए ये हम पर निर्भर करता है। तो हम संबंध ना बनाए ये बेहतर है। कोई भी कर्म जो करें वो ईश्वर को समर्पित करते हुए करें। ठीक है, अब भगवान आगे मनुष्य को पशु रूपी बता रहे हैं। क्यों, वो पशु, भगवान बोल रहे हैं कि अज्ञाने नावृतम ज्ञानम, अज्ञान से आवृत जो ज्ञान है उसकी वजह से मुह्यंती मोहित होते हैं जंतवः। देखो मनुष्य के लिए भी भगवान ने जंतवः शब्द का प्रयोग किया है। जिस प्रकार से पशु अच्छा चारा देखते ही उसकी तरफ चला जाता है बिना सोचे विचारे कि कहीं किसी जाल में नहीं फंस जाऊं, ठीक है,
जैसे चूहा एक पिंजरे में रोटी को देखकर तुरंत घुस जाता है, ये भी नहीं देखता कि मैं उसमें फंसूंगा या नहीं फंसूंगा, ठीक है। उसी प्रकार से अज्ञान के वशीभूत होकर के, चूंकि ज्ञान हम सभी में है लेकिन अज्ञान की वजह से उस पर पर्दा डला हुआ है, उसी से हम सब जीव जो हैं मोहित हो रहे हैं। पर्दा कैसे? जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी पड़ी है, अंधेरे में जब आप देखते हैं तो उस अंधकार के पर्दे की वजह से वो लकड़ी आपको सांप दिख सकती है, ठीक है। लेकिन जब हम वास्तविकता में उस अंधेरे के लाइट जलाते हैं ना, जैसे ही, तो उस पर्दे को हटा दिया हमने अंधेरे के, वो जैसे हटाओगे तो आपको लकड़ी दिखेगी कि हाँ यार ये तो लकड़ी है, ठीक है। तो वो चीज है, तो अपना अज्ञान का पर्दा हटाइए और ज्ञान की तरफ बढ़िए, ठीक है। तो मेहनत कीजिए, मेहनत से ही सारा का सारा ज्ञान मिलने वाला है। चलिए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। CMERI ये इंस्टीट्यूट है जिसने विश्व का सबसे बड़ा सौर पेड़ जो है, जिसको बोलते हैं सोलर ट्री, वो स्थापित किया है। कहां पर किया है? दुर्गापुर में। दुर्गापुर में संस्थान ने अपने एक इंस्टीट्यूट में जो है इस सोलर ट्री की स्थापना की है। सोलर ट्री क्या होता है पहले आप इसको समझ लीजिए। सोलर ट्री के अंतर्गत जो है स्थान को बचाने के लिए, जगह का अच्छा सदुपयोग करने के लिए एक पेड़ नुमा संरचना पर अलग अलग तरीके से क्या किया जाता है? सोलर प्लेट्स को स्थापित किया जाता है, ठीक है। तो जिस तरह से एक पेड़ होता है ना, उसकी ब्रांचेज होती है, वैसे ही क्या करते हैं, अलग अलग ब्रांचेस बना करके और उन पर जो है सोलर प्लेट्स को स्थापित कर दिया जाता है, ताकि प्रति एकड़ क्षेत्र से अधिक मात्रा में सोलर ऊर्जा को प्राप्त किया जा सके। इसका फायदा क्या होता है? हमें अधिक जगह की आवश्यकता नहीं होती और कम जगह में भी हम ज्यादा मात्रा में सोलर ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं, जिससे कि संसाधनों का बेहतर उपयोग भी हो पाता है। क्यों? क्योंकि मान लो आप सोलर प्लांट में अगर बैटरी का उपयोग कर रहे हो, ठीक है, किसी भी बैटरी का उपयोग कर रहे हो, तो उसकी कैपेसिटी जब तक आप पूरी काम में नहीं लोगे, ठीक है, तब तक आपका जो है उसमें कोस्ट कम नहीं होगा। कोस्ट कम करने के लिए आप कम जगह में, अब एक ही आपने जो है एक पेड़ या एक जो इसका अवसंरचना है उसी के ऊपर आपने ज्यादा मात्रा में सोलर प्लेट्स लगाई, तो उसका फायदा आपको ज्यादा होगा। क्यों? ज्यादा मात्रा में आप एनर्जी उत्पादित करोगे और जब ज्यादा मात्रा में एनर्जी उत्पादित होगी तो कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर सोलर ट्री एक नया कंसेप्ट है, अभी का नहीं है, वैसे तो पुराना है, बट ये ज्यादा किफायती है और इससे कम जगह का प्रयोग करके, क्योंकि हमारे ज्यादातर शहरों में जो है जगह की बहुत कमी है, तो ऐसे में इनका प्रयोग बहुत बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है। अच्छा, इसके और भी प्रयोग होंगे जो बताता हूं आपको। तो आवासीय कॉलोनी जो है इनकी, उसमें दुर्गापुर में इन्होंने स्थापित किया है। इसकी क्षमता है 11.5 kWp, ठीक है, किलोवाट पावर जो है इसकी क्षमता है 11.5, और इसमें स्वच्छ और हरित ऊर्जा की 12,000 से 14,000 यूनिट्स को उत्पन्न करने की वार्षिक क्षमता है। इकाई का मतलब है यूनिट, तो 12,000 यूनिट तक जो है ये क्या कर सकता है? उत्पादन कर सकता है। मतलब प्रति माह जो है 1,000 यूनिट के करीब। 1,000 यूनिट बहुत होता है दोस्तों। 1,000 यूनिट से पूरे जो कार्यालय होंगे अगर कॉलोनी के या फिर बाकी जो चीजें हैं, उनकी पूरी ऊर्जा की सप्लाई की जा सकती है, ठीक है। इस सौर वृक्ष में IoT अर्थात इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या होता है? जब आप विभिन्न प्रकार के निर्जीव या अचल जो हमारी मशीन्स है, टूल्स है, उपकरण हैं, उनको इंटरनेट के माध्यम से जोड़ करके और उनको कम्युनिकेट करते हो आपस में एक दूसरे से, और उनको जो है काम करने के लिए प्रेरित करते हो। जैसे कि आप देखते होंगे आपकी गाड़ियों में आजकल नए नए सिस्टम्स आते हैं, ठीक है, आपके अलग अलग गैजेट्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनसे आप अलग अलग डेटा लेते हो, जैसे कि आजकल रिस्ट वॉच लोग बाग लेते हैं। इसके अलावा आपके बल्ब जो है वो इंटरनेट से सीधा जुड़ा होता है। तो ये जितने भी आपके जो उपकरण है वो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, उनका पूरा समूह इंटरनेट ऑफ थिंग्स के रूप में काम करता है, ठीक है। जहां पर आप क्या करते हो, उनको जो डिजिटली ऑर्डर्स देते हो, मैन्युअली आपको काम नहीं करना होता है, उसमें डिजिटली ऑर्डर्स भी होते हैं और डेटा कलेक्शन भी होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है? उससे आप एक अच्छा समायोजन कर पाते हो अपने उपकरणों का, और दूसरा हमारे पास रियल टाइम डेटा उपलब्ध होता है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित सुविधाएं हमको मिलेगी, जैसे कि कृषि क्षेत्र में 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी। तो आपके पास में आपने वहां पर सीसीटीवी लगा दिए, मान लीजिए कहीं पर सोलर ट्री लगा करके वहां सीसीटीवी लगा दिया, इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया, तो आपको निगरानी रहेगी कि हाँ मौसम की वजह से उस क्षेत्र में क्या प्रभाव है, क्या वहां पाला तो नहीं पड़ रहा है, कुछ और चीजें। वास्तविक समय पर आर्द्रता की स्थिति, आपके पास में हाइग्रोमीटर्स जो आर्द्रता का मापन करते हैं, कौन? हाइग्रोमीटर्स। तो हाइग्रोमीटर्स आपने वहां लगा रखे हैं डिजिटल, तो वो आपका जो है चूंकि उनको पावर सप्लाई की जरूरत होती है, वो आपके इस ट्री से मिल जाएगी। हवा की गति मापने के लिए आपने यंत्र लगा रखे हैं, उस एरिया में नमी के आधार पर वर्षा की भविष्यवाणी,
और मिट्टी के विश्लेषण सेंसर, इन सभी का उपयोग किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी चीज है पावर जनरेशन का सोर्स अगर हमारे पास है जो 24/7 आवर निर्बाध गति से पावर देगा, तो आप आसानी से ये नवाचार कर सकते हो। तो जैसे आप मान लो आप आरएस का इंटरव्यू देने जाएं और वहां से आपसे पूछ लिया जाए कि चूंकि राजस्थान क्षेत्र में कृषि की बहुत संभावना है, तो आप जो है ई गवर्नेंस का या डिजिटल जो अभी टेक्नोलॉजीज है या फिर औद्योगिक क्रांति 4.0 है, इसका कैसे उपयोग कर सकते हो। तो ये लाइनें बोलना आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है कि सर हम इस तरह से सोलर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए ये नई नई चीजें लगा सकते हैं। देखो, कोई कहीं पर भी ट्रेनिंग पूरी कहीं से नहीं मिलती है, चीजों को आपको एक एक जगह से सीखना पड़ता है। तो करंट में आप इन चीजों को सीख लोगे तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो। अपने ज्ञान को कैसे अप्लाई करना है ये आपको निर्धारित करना है। प्रत्येक सौर वृक्ष की कीमत 7.5 लाख रुपए होगी। और आपको पता है कुसुम योजना में मैंने आपको बताया था मैक्सिमम जो है 7 HP तक के जो है आप जो है प्लांट्स स्थापित कर सकते हो। 7 HP की मोटर्स तक के लिए जो है प्लांट्स की स्थापना कर सकते हो। तो 7.5 लाख रुपए होगी और व्यावसायिक मॉडल अपनाने वालों को पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत इसमें पैसा भी मिलेगा। तो किसान जो है प्रधानमंत्री कुसुम ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसमें 3 जिसके पार्ट्स हैं हमने पढ़े हुए हैं। एक तो हमारे जो ऑफलाइन अभी जो जितने भी कनेक्शंस है उनको सोलर ग्रिड से जोड़ना, दूसरा नए कनेक्शंस प्रदान करना, ठीक है, ये सारी चीजें, और जो पुराने डीजल वाले उनको रिप्लेस करना, इनके बारे में हमने बात की थी ताकि वो ऊर्जा का ट्रांसमिशन कर सके और अतिरिक्त जो है पैसा भी कमा सके। तो पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा आधारित ऊर्जा ग्रिड विकसित करने में भी उपयोग होगा और इससे किसानों को यह फायदा होगा कि अब वो आने वाले समय में तकनीक का प्रयोग करके अपनी खेती को और बेहतर कर सकते हैं। इन सौर वृक्षों का उपयोग उच्च क्षमता वाले पंप, ई ट्रैक्टर और ई पावर टिलर जैसी कृषि गतिविधियों में भी किया जा सकता है जो इलेक्ट्रिसिटी पर आधारित है। आने वाले टाइम में हर एक चीज इलेक्ट्रिसिटी पर जाएगी, वो दिन दूर नहीं है। आज हम सोच रहे हैं कि ये बहुत कठिन है, लेकिन 4-5 साल में आप देखना कि आपको आसपास में इलेक्ट्रिकल ग्रिड पर आधारित या इलेक्ट्रिकल बेस्ड जो है बहुत सी चीजें देखने को मिलेगी, जहां पर आपको पेट्रोल का यूज बहुत कम होता दिखेगा, आपको जीवाश्म ईंधन का यूज बहुत कम होता दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। ग्रीन टर्म अहेड मार्केट की शुरुआत सरकार के द्वारा की गई है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट की शुरुआत हुई है। आंसर क्या होगा? ऊर्जा क्षेत्र। दोस्तों, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बोली लगाने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के रूप में ग्रीन टर्म अहेड मार्केट की शुरुआत की गई है। तो ग्रीन शब्द हमेशा हरित ऊर्जा से जुड़ा होता है या कृषि से जुड़ा होता है। तो भारतीय अल्पकालिक बिजली बाजार को हरित बनाने की दिशा में पहले कदम के रूप में 1 सितंबर 2020 को विद्युत क्षेत्र में पूरे देश के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट की शुरुआत की गई है। GTAM प्लेटफॉर्म नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रतिभागियों की संख्या में वृद्धि करेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है नवीकरणीय ऊर्जा की जब बिड होती है, बिड मतलब बोली, जब भी कोई राज्य नवीकरणीय ऊर्जा खरीदता है तो उसके लिए अलग अलग जो बोली लगाने वाले होते हैं वो अपनी तरफ से बोली लगाते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा? प्रतिस्पर्धी कीमत और पारदर्शी और लचीली खरीद संभव हो पाएगी, क्योंकि ऑनलाइन डिजिटल है तो वहां पर जो भी बिड लगेगी उसके हिसाब से ही जो है खरीद होगी, और इससे जो भी रिन्यूएबल एनर्जी के खरीदार हैं उनको लाभ मिलेगा। पूरे देश के बाजार तक पहुंच प्राप्त करने से विक्रेताओं को भी लाभ होगा। ठीक है, जो बेचने वाले हैं, जिन्होंने अपने प्लांट्स लगा रखे हैं, तो अडानी पावर हो चाहे रिलायंस पावर हो चाहे जो भी पावर्स है, वो जब बेचेंगे तो उनको भी लाभ है, क्योंकि उनको पूरे देश भर से बोलीदाता मिलेंगे तो एक अच्छा रेट भी उनको मिल पाएगा। ग्रीन टर्म अहेड मार्केट से आरी उत्पादकों को नवीकरणीय ऊर्जा बेचने के लिए अतिरिक्त अवसर भी प्राप्त होंगे। तो कई बार क्या होता है, बोलीदाता नहीं मिलने से या कोई प्लेटफॉर्म नहीं होने से कई जो है हमारा जो पावर जो जनरेशन होता है वो बेकार चला जाता है, उसको हम रोक सकते हैं। संस्थान अपने नवीकरणीय खरीद दायित्व को पूरा करने के लिए प्रतिस्पर्धी कीमतों पर नवीकरणीय बिजली प्राप्त करने में सक्षम होंगे। तो बहुत से संस्थानों के लिए यह निर्धारित है कि उन्हें अपनी ऊर्जा जरूरतों का इतना प्रतिशत तो नवीकरणीय ऊर्जाओं से ही करना पड़ेगा, तो वे भी यहां से प्रतिस्पर्धी कीमतों पर ऊर्जा प्राप्त कर पाएंगे। यह हरित बिजली खरीदने के लिए पर्यावरण के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं और संस्थाओं को एक मंच प्रदान करेगा। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये प्लेटफॉर्म जो कि हमारे रिन्यूएबल एनर्जी की सेलिंग और परचेज को देख करके बनाया गया है, वो मदद करने वाला है अगर इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है और पर्याप्त रूप से प्रचार प्रसार किया जाता है। कोई भी योजना तब सफल है जब उसका प्रचार प्रसार है। ठीक है, तो आरएस जंक्शन भी तब सफल है जब इसका प्रचार है।
तो आप भी प्रचार कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना और लाइक करना ये जरूरी है। बिना प्रचार के कितनी भी बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट हो वो डिब्बे में ही बंद रहेगा, जब तक आप खोलकर बाहर नहीं निकालोगे तब तो वो किसी काम का नहीं है। चलिए अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं टीचर डे के साथ में। तो फ्लैट 25% ऑफ हमारे सभी कोर्सेज पर है। हमारा एप्लीकेशन RS जंक्शन के नाम से गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, तो वहां से भी आप ले सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे वहां भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। टीचर 25 ये कोड है जो आप जब भी आप चेकआउट करें तो वहां पर पेज पे यूज करें तो सीधा 25% और डिस्काउंट, पहले ही सस्ते हैं और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो टेस्ट सीरीज हमारी आ रही है, हिस्ट्री का कोर्सेज शुरू हो गए, सोशियोलॉजी के कोर्सेज हैं, और भी कोर्सेज में लाऊंगा टीचर्स को, और भी मैं इनवाइट कर रहा हूँ जो बेहतर टीचर है, जो ढंग का पढ़ा सके, वो भी कम कॉस्ट पर, तो उनको लाने, क्योंकि कॉस्ट वाली बात पे थोड़ा सा बात अटक जाती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कम कॉस्ट पर हमको बेहतर टीचर मिल सके, जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो, सब्जेक्ट विशेषज्ञ हो और आपको अच्छा मैटर दे सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको हमारी गुलदस्ता बुक भी वहां पर अवेलेबल है, जो नया करंट इश्यू हमारा है जुलाई अगस्त का, वो कंप्लीट 250 से भी ज्यादा क्वेश्चन है जिनका आप यहाँ से फायदा उठा सकते हैं। नई पॉलिसीज और उन सबको मैंने समावेशित किया है, और ACF FRO के छात्रों के पास लास्ट टाइम है जब वो अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों निर्वाचन आयोग, कल मैंने बताया था निर्वाचन आयोग के लिए हमारे एक नए जो है सदस्य जुड़े हैं, हमने उसके बारे में बात की। अब बताना है आपको, भारत निर्वाचन आयोग जो है उसके द्वारा अपना पहला रीजनल मतदाता जागरूकता केंद्र जो है वो स्थापित किया जाएगा। बताइए कहाँ किया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, ये जयपुर में होगा। जयपुर में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपना पहला क्षेत्रीय मतदान जागरूकता केंद्र जो है वो स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो वोटिंग अवेयरनेस सेंटर के रूप में इसको स्थापित किया जाएगा। ये इंदिरा गांधी नगर जो जयपुर में है वहां पर स्थापित होगा, लगभग 4000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में। आयोग इस स्वीप केंद्र से न राजस्थान बल्कि हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों में भी मिलाकर के, क्योंकि रीजनल है ना, तो रीजनल में पूरा का पूरा क्षेत्र आएगा, तो मतदाता जागरूकता कार्यक्रम जो है संचालित यहां से होंगे। इसके लिए जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा, उन्होंने कहा है कि जो कार्यक्रम आयोजित हो उसमें खासकर वृद्धजनों, विशेष योग्यजनों, महिलाओं, युवा और आदिवासियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है उनका प्रयोग होना चाहिए। इसके साथ ही जो भी कर्मचारी हैं जो कि मतदान का काम जो इन कार्यक्रमों को लागू करेंगे, उनके लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, ताकि कोरोना काल में कम से कम संपर्क में भी काम हो सके। आने वाले समय में बहुत से चुनाव सरकार को जो है निर्वाचन आयोग को कराने होंगे, तो उसके लिए इसको एक तैयारी के रूप में हम मान सकते हैं। अगला प्रश्न, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जिसके माध्यम से पूरे देश भर में क्राइम के आंकड़ों को लिया जाता है, अलग अलग, चाहे वो चोरी हो, डकैती हो, हत्या हो, बलात्कार हो, तो सभी प्रकार के केसेस को रिकॉर्ड करता है और अपनी रिपोर्ट जारी करता है। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से जारी 2019 के आंकड़ों के अनुसार कौन सा एक राज्य है जिसमें आत्महत्या के सबसे ज्यादा मामले हैं? दोस्तों आत्महत्या का नाम याद आते ही आपको महाराष्ट्र जरूर याद आता होगा, जहां पर किसानों की सबसे ज्यादा आत्महत्या के केसेस हम पढ़ते रहे हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र 18,000 से भी अधिक आत्महत्या के मामलों के साथ में इसमें पहले स्थान पर है। मैंने इस खबर को इसलिए लिया क्योंकि राजस्थान का भी इसमें नाम कहीं ना कहीं आता है। ठीक है, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है उसने 2019 के आंकड़े जारी किए हैं, और राजस्थान जो है वो सामूहिक हत्या के 7 मामलों के साथ पूरे देश में 5वें स्थान पर है। मतलब राजस्थान में भी कई बार सामूहिक हत्या के मामले देखे गए हैं। पहले नंबर पर तमिलनाडु है, जहां पर 16 सामूहिक आत्महत्याएं हुई और उसमें 43 लोगों ने जान दी। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पर केरल और चौथे पर पंजाब। यह है सामूहिक हत्या के बारे में। अगर हम सिंगली आत्महत्या की बात करें तो 2019 में पूरे देश में 1,40,000 से भी ज्यादा लोग आत्महत्या कर चुके हैं। अलग अलग कारण हो सकते हैं दोस्तों, इसमें आपकी बेरोजगारी हो सकती है, करियर से लेकर के अकेलापन, पारिवारिक समस्या, हिंसा, आर्थिक तंगी, इन सभी कारणों से लोग आत्महत्या कर लेते हैं। राजस्थान 28वें नंबर पे है और 4,531 लोग हमारे पिछले वर्ष आत्महत्या की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। आत्महत्या करने वालों में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, जहां कुल 18,916 लोगों ने आत्महत्या की। तमिलनाडु दूसरे और पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर इसमें है, जबकि सामूहिक आत्महत्या में तमिलनाडु पहले पर और राजस्थान जो है 5वें स्थान पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए, कैंसर आज के समय में सबसे जानलेवा बीमारी बन चुका है और दोस्तों इसके कारण भी पता नहीं चल पाते और लोग देखते ही देखते कैंसर से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसे में आवश्यकता है कि
कुछ ऐसे तरीके अपनाए जाएं जो कम मात्रा में दवा और कम खर्च के साथ में जो है लोगों को इलाज दे सके। और इसी क्रम में वैज्ञानिकों ने थेरानोस्टिक अर्थात डायग्नोस्टिक थेरेपी की पद्धति का विकास किया है। ये फेफड़ों के कैंसर के लिए विकसित की गई एक पद्धति है। तो अभी तक जो है आप सभी जानते हैं कीमोथेरेपी और बाकी थेरेपीज का जो है प्रयोग किया जाता है, लेकिन उनसे काफी साइड इफेक्ट्स भी हमको देखने को मिलते हैं और वो सभी प्रकार के कैंसर्स के लिए एक जैसा उपयोग होता है। लेकिन अब भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसे एजेंट का विकास किया है जो फेफड़ों के कैंसर की पहचान भी करेगा और उसका समुचित इलाज भी करेगा। ठीक है, तो डायग्नोस करने का मतलब है पहचान करना। डायग्नोसिस जो होता है उसमें किया क्या जाता है, डायग्नोसिस में किसी बीमारी का कंफर्मेशन किया जाता है कि अलग अलग रिपोर्ट्स में क्या वही बीमारी सामने आ रही है। तो थेरानोस्टिक पद्धति का मतलब है डायग्नोस्टिक थेरेपी पद्धति, मतलब न केवल डायग्नोस करना बल्कि थेरेपी देते हुए उसका इलाज भी करना, वो होता है थेरानोस्टिक। थेरानोस्टिक शब्द को समझ लेना। ये कहां किसने किया, ये विकास जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिक टी गोविंदराजू के निर्देशन में किया गया। नाम है TGP-18। TGP-18 नामक अणु है जो टारगेटेड फेफड़े की ऊतकों तक पहुंच करके कैंसर का पता लगाता है और उसका प्रभावी इलाज करता है। दरअसल अभी तक कैंसर के इलाज के लिए जेमसिटोबिन नामक जो दवा दी जाती थी उसकी मात्रा लगभग 100 मिलीग्राम होती थी और ये एक ओवरडोज मानी जाती है क्योंकि ये मनुष्य के लिए ज्यादा है, लेकिन चूंकि इलाज करना पड़ता है तो इसलिए देनी पड़ती है। अब क्या होगा, अब इस नई पद्धति में केवल 0.5 मिलीग्राम अर्थात 200 गुना कम दवा में भी व्यक्ति का इलाज संभव हो सकेगा। ठीक है, तो ये है थेरानोस्टिक पद्धति जो फेफड़ों के कैंसर में प्रयोग की जाएगी और जिसका विकास भारतीय जो है वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी कक्षा करंट अफेयर्स की, जिसमें हमने चर्चा की बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। तो लाइक करें, शेयर करें, जुड़े रहे हमारे साथ और फायदा उठाएं ढेर सारे कोर्सेज का आरएस जंक्शन एप्लीकेशन पर। आपकी सुविधा के लिए हमेशा तत्पर है आरएस जंक्शन और हम लगातार बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए इसी तरह और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड कीजिए इस नॉलेज के छोटे से तालाब को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और उन तक हमारी जो मुहिम है उसका लाभ पहुंच सके। चलिए, थैंक यू।